प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। 2 साल के बाद जब आप जेवर एयरपोर्ट से किसी जहाज पर बैठिएगा तो इस तरह के उजड़े गांव और सूने आंगन को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि विकास के लिए कैसे किसानों ने विस्थापन के दर्द को झेला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इसके लिए जिनके घर उजड़े हैं वो फिलहाल ऐसे हर सपने से खुद को दूर पा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए 8 गांवों का अधिग्रहण हुआ है। यहाँ हमारी 700 गज जगह थी, 700 मीटर और वहाँ मिली है 300 मीटर। इससे पहले कि आप एयरपोर्ट के बनने के बाद इसे कौन उद्योगपति खरीदेगा, वही वाला तो नहीं खरीदेगा, इस टाइप के लतीफे में व्यस्त हो जाएं, इसकी परवाह करनी चाहिए कि ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए बड़ी कुर्बानियां कौन देते हैं। किसान किस तरह की मानसिक यातना से गुजरता है, उसे मुआवजा मिलता है, लेकिन वो मुआवजा भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। मुआवजा मिलने और नई जगह में बसने से पहले वो अपने गांव और घर से उजड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इनके उजड़ने की क्या प्रक्रिया है? या मुआवजा देकर सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है, या उससे पहले इन्हें गांव में घुमाया जाता है कि एक बार अपने गांव को जी भर के लिए देख लो। वह एक खुले घर से, किसान एक खुले घर से दड़बे नुमा मकान में जाता है, उसके लिए सब कुछ नया और अनजाना हो जाता है। ये वही किसान हैं जिनकी पहली कुर्बानी के बाद मिडिल क्लास और अमीर क्लास विकास की उड़ान भरता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी अमीर बस्ती को उजाड़कर विकास की कोई नई योजना लॉन्च की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने मकान गिरा दिए गए, लेकिन नए मकान अभी वो नहीं बना पाए हैं। लिहाजा कोई किराए पर तो कोई गिरे मकान में ही रह रहा है। बारिश में भीगते हैं यहाँ पे, और क्या करें, बारिश पड़ती है या जगह पड़े रहते थे, भीगते रहे, बुखार हो गया, बीमार हो गए। ये जेवर का इलाका है जहाँ उजड़े गाँव वालों को बसाने की तैयारी चल रही है। जिस एयरपोर्ट को लेकर सरकार उपलब्धियों की सूची लंबी लंबी बनाए जा रही है, उसी एयरपोर्ट के लिए विस्थापित किसानों की शिकायतों की सूची भी कम लंबी नहीं। सौरभ ने बताया कि जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट के कारण 9000 किसान परिवार विस्थापित होंगे। यह कोई सामान्य संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के नेताओं से भले बात नहीं करते हैं, उन किसानों से भले बात नहीं करते जो आंदोलन में है, लेकिन किसानों का बड़ा सम्मान करते हैं। हमारा सवाल यही है कि इसके भूमि पूजन में क्या ये 9000 किसान परिवार भी बुलाए जाएंगे जिनकी जमीन पर भूमि पूजन किया जाएगा? क्या उन लोगों से पूछा जाएगा कि मकान बनाने, मलबा हटाने का पूरा पैसा सभी को मिला है या नहीं मिला है? तैयारियां जोरों पर हैं, टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है। आखिरकार गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंच रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव में 45 साल के ओमपाल पिछले 3 साल से पॉलीथीन के तंबू में रह रहे हैं। ना ओमपाल को अब तक मुआवजा मिला है और ना ही भूमि अधिग्रहण कानून के तहत रहने के लिए प्लॉट दिया गया है। काफी ठंड लगती है, 3 साल हो गए हम यहीं पे रहते ऐसे ही। ना ही प्लॉट दे रहे हैं, नहीं हमें जमीन का पैसा मिला, मुआवजा जो ट्रेजरी में जमा 2 साल हो गए हमें फाइल लगाए हुए। क्योंकि दरअसल रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढा दिया गया था, लेकिन अब तक लगभग 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी है तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। 82 साल के रामस्वरूप भी 1000 गज के अपने पक्के घर को ढहा दिए जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ तंबू बांधकर रहने पर मजबूर हैं। अच्छा। ना ही मकान को मिलो। अच्छा। प्लॉट दियो 90 मीटर। 90 मीटर में हम क्या कर लेंगे? हमें चाहिए कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम चौगने की मांग है। अच्छा। विस्थापन के लिए हमें जमीन चाहिए कवर एरिया की पूरी। हसन मोहम्मद का घर भी 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए ढहा दिया गया था। तब से वो अपने 4 बच्चों के साथ कंक्रीट के बीच इस तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। हसन को मुआवजा तो मिल गया पर रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में छोटे बच्चों के साथ 6x6 के तंबू में इस साल भी ठंड काटने के लिए मजबूर हैं। हर कोई गांव लौटना चाहता है, नहीं लौट पाता तब भी यादों में रोज लौटता है। अमेरिका जाकर भी लोग अपने गांव को याद करते हैं। एक भरोसा रहता है कि उनका गांव वहां रहेगा, शहर भले कई बदल जाएं, वे कभी भी उस गांव में जा सकते हैं। शहर में तो खुली हुई जगह है नहीं, और देहात में हम थोड़ा ज्यादा जगह में रहते, पशुपालन भी करते, और शहर के अंदर वो वहाँ पे सब मुमकिन नहीं होगा, तो हमें तो परेशानी होगी। देहात के आदमी को सारे जितने भी देहात के लोग हैं सबको परेशानी होगी यहाँ। और हमें तो देखिए जी, हम कम से कम 500-500 मीटर या 1000-1000 मीटर के मकानों में रहते हैं गाँव के अंदर, और शहरों में हमें वहाँ 50 मीटर के मकान में कैद कर दिया गया है। उसमें भी उसके आसपास कोई खुला एरिया नहीं है,
वो बहुत ज्यादा क्लोज में दिया है उन्होंने 50। यह कोई सामान्य कुर्बानी नहीं है। जिन किसानों के आंदोलन से मिडिल क्लास चिढ़ा रहता है, उन्हीं के सपनों के लिए किसान अपना घर, अपना गांव दे देते हैं। लेकिन हम परवाह तक नहीं करते कि अपने घर को टूटते देख किसी के मन पर कितना गहरा और लंबा असर पड़ता होगा। और एक किताब लिखी है, अ विलेज अवेट्स डूम्सडे। यह किताब अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी इस नाम से छपी है। यहाँ एक गांव था, पेंगुइन से यह किताब छपी है। दोनों ही किताब आपको अमेज़न में मिल जाएगी। नर्मदा राय बहुत बड़े किसान थे। जबलपुर में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग उजड़ के भोपाल चले गए। अस्त व्यस्त हो जाता है लोगों का जीवन। अब आते हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर किए जा रहे दावों पर। कहा जा रहा है कि कार्गो हब बन जाने के बाद इलाके की तकदीर बदल जाएगी। इस टाइप के सपने हिंदी अखबारों में हर दिन छप रहे हैं। ऐसी खबरें छप रही हैं कि इस एयरपोर्ट के बनने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 5,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस हब के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। असम में 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या नोएडा में केवल 5.5 लाख मिलेगा? यह दावा किस आधार पर किया जाता है कि 20 लाख को रोजगार मिलेगा या 5 लाख को रोजगार मिलेगा? इस तरह के दावों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती है? इसी तरह 2016 में जब मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को 6,000 करोड़ का पैकेज दिया तो कह दिया कि 3 साल में 1 करोड़ रोजगार मिलेगा इस सेक्टर में। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जारदोश कहती हैं कि सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पैदा होने का लक्ष्य नहीं तय करती है। अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, द गवर्नमेंट डजंट फिक्स टारगेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। यह सवाल बीजेपी के सांसद अशोक महादेव राव नेते ने ही पूछा था कि क्या यह सही है कि पिछले 5 वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में लक्ष्य से बहुत कम रोजगार पैदा हुआ है। जब जेवर एयरपोर्ट को लेकर रोजगार के दावे किए जाएंगे या किए जा रहे हैं तो आप पूछिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या 1 करोड़ रोजगार आया? यह बात तो 2016 में सरकार ने कही थी, 2021 में तो आप पूछ ही सकते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। गुजरात में 3,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल की मूर्ति बनी। इसके लिए भी जमीनें ली गई। हम केवल मूर्ति देखते हैं और सराहते हैं, लेकिन जिन किसानों ने जमीन दी उनका क्या हुआ? क्या इस मूर्ति के कारण उनकी तकदीर बदली या मुआवजे के साथ उनकी कहानी खत्म हो गई? अब वहां के किसानों का हाल कोई नहीं लेता और ना बताया जाता है। इसे लेकर पीयूष गोयल का एक चर्चित बयान याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आने वाले वर्षों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इकोसिस्टम में 1 लाख करोड़ का कारोबार पनपेगा। हम आपको कितना याद दिलाएं, लेकिन इन्हीं पीयूष गोयल का एक और बयान एडजस्ट तो हो ही सकता है, याद दिला सकते हैं। जब वे रेल मंत्री बने, उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। कुछ भी बोल दो, क्या उनके इस बयान का हिसाब दिया जा सकता है? कोई देगा? जेवर की तरह असम में बन रहे कार्गो हब से 20 लाख रोजगार पैदा होगा। किसी एक प्रोजेक्ट का सरकार हिसाब दे दे, एक प्रोजेक्ट का, कि हमने कहा था कितना रोजगार पैदा होगा और इतना ही हुआ। इसलिए जेवर एयरपोर्ट को लेकर जब इस तरह के दावे किए जाएं कि 5.5 लाख रोजगार मिलेगा, तो इन बातों को याद कीजिएगा। जेवर एयरपोर्ट को तमाम खबरों में देश का पहला मल्टी कार्गो हब लिखा जा रहा है। इसी तरह का कार्गो हब नागपुर में भी 15 साल से बन रहा है, और जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि 15 साल से भी ज्यादा हो गए। पत्रकार जयदीप हार्डिकर ने इंडिया टुगेदर नाम की वेबसाइट पर नागपुर के मिहान प्रोजेक्ट के बारे में खूब लिखा है। जब आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ी पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शुरू में कैसे कैसे सपने दिखाए जाते थे। सपने दिखाने वाले बाजी मार जाते हैं और सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं।